नाउ अभी हम लोग बेयर एक्ट से बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का प्रोविजन को स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए स्टडी मटेरियल ओपन करते हैं। डिविडेंड में आइए। डिविडेंड को इनकम माना जाता है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2। ये तो आपने पहले ही देख लिया था, वही बात मैंने फर्स्ट स्टेज में लिखा है एज एन इंफॉर्मेशन कि एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2 इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड। इनकम का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में आता है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसके अंदर डिविडेंड भी कवर होता है। एक बात आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड को इनकम कंसीडर किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2 के अनुसार डिविडेंड को इनकम कंसीडर किया जाता है एंड वही इनकम को चार्जेबल किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1। मतलब सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर चार्जेबल होता है डिविडेंड, बट डिविडेंड चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या है? मतलब डिविडेंड जो हम लोग चार्जेबल करेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंडर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हाथ में, चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या होगा? हम लोग चार्ज करेंगे डिविडेंड को अदर सोर्सेज हेड के अंडर कैश बेसिस पे कि एक्रूअल बेसिस पे? डिविडेंड मिलने में चार्जेबल होगा कि डिविडेंड एक्रू होने में ही चार्जेबल हो जाएगा? डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगा? कैश बेसिस कि एक्रूअल बेसिस? देखो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया है। एक होता है सेक्शन नंबर 145 जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी के बारे में बताता है। क्लियर? उसके बारे में मैंने नेक्स्ट लिखा है। तो ये बात हो गया एज पर सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 dividends shall be chargeable to income tax under the head income from other sources in the hands of the shareholders. एंड नेक्स्ट सेक्शन नंबर 145 जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी बताता है। देखो सेक्शन नंबर 145 का एक जिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, पूरा सेक्शन 145 मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। सेक्शन नंबर 145 का जिस्ट प्रोवाइड किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अभी समझने के लिए जरूरी है। पूरा सेक्शन 145 बीच बीच में बहुत सारा बार मैंने स्टडी आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन नंबर 145 को स्टडी करेंगे। क्या बता रहे 145? इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी चार्जेबल ऑन एक्रूअल और कैश बेसिस डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग और रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी, दैट इज ईदर मर्केंटाइल और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल मतलब एक्रूअल। सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो अप्लाइज इन द केस ऑफ पीजीबीपी। तो अदर सोर्सेस अभी स्टडी कर रहे हैं। अदर सोर्सेस के लिए सेक्शन 145 क्या बता रहे हैं? 145 बता रहे कि अदर सोर्सेस हेड के अंडर जितना सारा इनकम का एलिमेंट होता है वो सारा इनकम को अकाउंटिंग करने के टाइम में कौन सा बेसिस पे अकाउंटिंग किया गया था इन दी अकाउंटेंसी। एसएससी अपना अकाउंटिंग करने के टाइम में अदर सोर्सेस के अंडर जितना सारा इनकम का एलिमेंट होता है वो सब इनकम को अकाउंटिंग का पढ़लांस में कौन सा मेथड में अकाउंटिंग किया था अकाउंटेंसी में? कैश बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे कि एक्रूअल बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे? अगर कैश बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन जब होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो वही बेसिस फॉलो किया जाएगा। अगर अकाउंटिंग करने के टाइम में मार्केंटाइल बेसिस मतलब एक्रूअल बेसिस फॉलो किया गया था तो अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, उस टाइम में हम लोग मार्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करेंगे। तो अकाउंटेंसी में रेगुलरली कौन सा मेथड फॉलो किया जाता था वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा at the time of calculation of income under the head income from other sources as per Income Tax Act 1961. But this concept will not hold good in the case of dividend. डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी के लिए सेक्शन नंबर 145 आप फॉलो नहीं कर सकते। सेक्शन 145 कॉमन सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बट डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी दिया गया है सेक्शन नंबर 8 में, तो सेक्शन नंबर 8 आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 8 होता है स्पेसिफिक बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बाकी एलिमेंट के लिए हम लोग ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 145 को फॉलो करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बट डिविडेंड इनकम का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सेक्शन नंबर 8 को फॉलो करेंगे। तो आइए सेक्शन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए लिखा गया है एक्सेप्शन, मतलब बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी जो कॉमन सेक्शन है सेक्शन नंबर 145 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर अप्लाई होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिविडेंड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए एक्सेप्शन में डाला गया डिविडेंड को और इसके लिए अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 8। लिखा हुआ एक्सेप्शन, डिविडेंड इज चार्ज्ड एज पर मेथड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8। तो डिविडेंड के लिए बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में दो क्लॉज दिया गया है, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, एंड एक एक करके हम लोग दोनों क्लॉजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ए क्लॉज देन बी क्लॉज। आइए ए क्लॉज को देखते हैं। ए क्लॉज में क्या लिखा गया? एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय ए कंपनी,
और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाई इट मतलब कंपनी। तो डिक्लेयर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ड को यूज किया जा रहा है फाइनल डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। डिक्लेयर्ड वर्ड को यूज किया जा रहा है फाइनल डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड वर्ड को यूज किया जा रहा है डीम्ड डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। और बताया जा रहा है shall be deemed to be the income of the previous year in which it is so declared, distributed or paid as the case may be। मतलब हो गया फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा भले ही वो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर को मिला नहीं है, डिक्लेयर तो किया गया कंपनी के द्वारा। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है एजीएम में, फाइनल डिविडेंड प्रोपोज किया जाता है बोर्ड मीटिंग में एंड डिक्लेयर्ड होता है एजीएम में। तो फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर्ड किया जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा भले ये शेयर होल्डर को वो डिविडेंड का अमाउंट मिला नहीं है, फिर भी शेयर होल्डर विल बी लायबल टू पे टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन व्हिच दैट डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द एजीएम। एंड डीम्ड डिविडेंड के केस में जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे किया जाएगा, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे किया जाएगा बाय द कंपनी, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। बात यहां क्लियर है। नेक्स्ट क्लॉज बी में क्या दिया गया, एनी इंटरम डिविडेंड। क्लॉज बी स्पेसिफिकली इंटरम डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। बता रहे एनी इंटरम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच the amount of such dividend is unconditionally made available by the company to the member who is entitled to it। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड का अमाउंट को अनकंडीशनली अवेलेबल किया जाएगा शेयर होल्डर को। एंड अनकंडीशनली मेड अवेलेबल का मतलब क्या है, अनकंडीशनली मेड अवेलेबल का मतलब है मेंबर को वो पर्टिकुलर डिविडेंड का अमाउंट, इंटरम डिविडेंड का अमाउंट मिल जाना चाहिए। देखो इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का जो बेसिक फर्क है वो क्या है, फाइनल डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया जाता है एंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, फाइनल डिविडेंड का नेचर हो जाता है डेट जैसा। आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो पैसा तो पे करना ही है, ऐसे ही फाइनल डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हो जाता है फाइनल डिविडेंड तो पे करना ही है। बट इंटरम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होता है और पेमेंट करने के पहले बोर्ड कभी भी इंटरम डिविडेंड को रिवोक भी कर सकता है। अपने कंपनी एक्ट में शायद ये प्रोविजन देखा है। तो इंटरम डिविडेंड रिवोक करना पॉसिबल है बट फाइनल डिविडेंड रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंटरम डिविडेंड के केस में बताया गया है कि इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने में टैक्सेबल है, नहीं तो टैक्सेबल नहीं है। बट फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने में टैक्सेबल है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड कभी ना कभी तो शेयर होल्डर को मिल ही जाएगा। डिक्लेयर हुआ है मतलब मिल ही जाएगा, बट इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है इसका मतलब मिल जाएगा ऐसा बात नहीं। इसीलिए इंटरम डिविडेंड के लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया है कि इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने में टैक्सेबल है। अगर जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड पे नहीं किया गया है तो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा शेयर होल्डर के हाथ में वो इंटरम डिविडेंड का अमाउंट। इंटरम डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में तब टैक्सेबल होगा जब वो इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ आप देख रहे हो वो पैराग्राफ में सेक्शन नंबर 8 को सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए, डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड। सेक्शन नंबर 145 का हिसाब से डिविडेंड का चार्जेबिलिटी का बेसिस आप डिसाइड मत करो। डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी जो है वो सेक्शन 8 से गवर्न होता है। बट चार्ज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? सेक्शन 8। नॉर्मल डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड जो है, नॉर्मल डिविडेंड मतलब यहाँ पे फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड चार्जेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। इंटरम डिविडेंड चार्जेबल होता है इन द ईयर इन विच अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द company who is entitled to get that dividend. Deemed dividend chargeable होता है in the hands of the shareholder in the previous year in which it is distributed or paid by the company. और इसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 9 को भी एक बार स्टडी करेंगे। इनकम टैक्स में ऑल टुगेदर कितना सेक्शन से अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इनकम टैक्स स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 1 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 298 में। इतना पता है। ऑल टुगेदर कितना सेक्शन से वो पता करने के लिए तो काउंट करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट सेक्शन स्टार्ट होता है 1 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 298 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 क्या होते हैं आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर सेक्शन नंबर 1 हर एक लॉ के लिए कॉमन बात करता है। सेक्शन नंबर 1 बात करता है हर एक लॉ के लिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट के बारे में लिखा गया है सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 क्या होता है? डेफिनेशन होता है। सेक्शन नंबर 2 में
बेसिकली सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 से डेफिनेशन स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 में डेफिनेशन एंड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर 48 डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया इनकम टैक्स में, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 होता है एडवांस टैक्स का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 में जाकर डेफिनेशन एंड होता है, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 होता है जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 क्या होता है? सेक्शन नंबर 3 भी डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 4 क्या होता है? सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 5 क्या होता है? सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 6 क्या होता है? सेक्शन नंबर 6 रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाला इनकम के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 8 आज अपने स्टडी किया बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। सेक्शन नंबर 9 क्या होता है? सेक्शन नंबर 9 बात करता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज के बारे में बात करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 को। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 को आइए स्टडी करते हैं। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या बात कर रहे हैं? Dividend shall be deemed to accrue or arise in India if it is declared by an Indian company. अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो माना जाएगा डिविडेंड इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है और अराइज हुआ है। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो माना जाएगा वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू किया है और राइज किया है। यह बात याद रखना पड़ेगा। नाउ यू हैव ऑलरेडी रेड सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। बाई रीडिंग सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 इसके बारे में टैक्स इंप्लीकेशन का आइडिया आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक उदाहरण दे रहे हैं, आप आंसर दीजिए। मान लीजिए कि एक इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है एज पर कंपनी एक्ट 2013 एंड वो आउटसाइड इंडिया वाला बोर्ड मीटिंग में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो लॉ का हिसाब से, कंपनी एक्ट का हिसाब से ये सारा काम हो चुका है। अब मुझे बताइए वो इंटरम डिविडेंड कहां एक्रू और अराइज किया है? लॉजिकली देखोगे तो आउटसाइड इंडिया में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है और वही बोर्ड मीटिंग में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो लॉजिकली देखेंगे तो आउटसाइड इंडिया डिविडेंड एक्रू और अराइज करना चाहिए, बट सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 बता रहे नहीं। इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे, माना जाएगा वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू और अराइज किया। बात समझ में आ रहा है? आउटसाइड इंडिया डिविडेंड डिक्लेयर करने में भी ये माना जाएगा इंडिया में ये डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है। तो ये डीमिंग फिक्शन है। लॉ में इसको डीमिंग फिक्शन बोलते हैं, मतलब जो चीज है ही नहीं उसको मान लेना कि वो है। तो लॉजिकली देखेंगे तो आउटसाइड इंडिया में डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है, बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 एक डीमिंग क्लॉज है, और वो डीमिंग क्लॉज बता रही है ये माना जाएगा इंडिया में डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है क्योंकि इंडियन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने में वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू और अराइज किया है, ये माना जाएगा। बार बार बता रही है, ये माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 115 बीबीडी। सेक्शन नंबर 115 बीबीडी आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। बताइए 115 बीबीडी का जिस्ट क्या था? अब बताओगे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो किसके पास जा रहा है उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो अदर देन इंडियन कंपनी के पास आता है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो कैसे इंडियन कंपनी के पास आ सकता है? इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किया है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में पैसा लगाया है, तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलने का राइट है। जैसे ही फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, इंडियन कंपनी से एंटाइटल टू गेट दैट डिविडेंड। तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास इसी लॉजिक में डिविडेंड का फ्लो आ सकता है। तो फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टाइप का फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है। अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से आ रहे हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, उसके ऊपर सेक्शन 115 बीबीडी अप्लाई हो जाएगा। अगर अदर देन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का 26% और उससे ज्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी माना जाएगा एज फार एज टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न्ड। तो जैसे ही स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, इंडियन कंपनी के लिए वो डिविडेंड बन जाता है स्पेशल इनकम, और उस स्पेशल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 115 बीबीडी टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करता है, और सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का टैक्स रेट है 15%। बात यहां समझ में आया? तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आता है तो इंडियन कंपनी के लिए वो स्पेशल इनकम होता है, और उस स्पेशल इनकम के ऊपर सेक्शन नंबर 115 बीबीडी 15% रेट पर टैक्स इंपोज करता है, प्लस सरचार्ज एंड सेस वगैरह लगता है। एंड एक स्पेशल मैटर है
कि वो पर्टिकुलर डिविडेंड से कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि 115 बीबीडी ऑलरेडी कंसेशनल डेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। ये डिविडेंड को अगर नॉर्मल इनकम माना जाता था तो इंडियन कंपनी के लिए नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का टैक्स रेट इज वेरी हाई। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 115 बीबीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंसेशनल रेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। बात क्लियर है? 115 बीबीडी को बेयर एक्ट का प्रोविजन से हम लोग स्टडी करेंगे। आइए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, अगर एसएससी का टोटल इनकम में, कौन सा एसएससी? इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी वाला एसएससी का टोटल इनकम में अगर इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर और पेड बाय ए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब नीचे दिया गया है, a foreign company in which Indian company holds 26% or more in nominal value of equity share capital। बात ध्यान देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में होल्डिंग होना चाहिए। अगर इक्विटी में होल्डिंग नहीं है, केवल प्रेफरेंस में होल्डिंग है तो नहीं माना जाएगा। इक्विटी एंड प्रेफरेंस मिलकर 26% हो रहा है, बट इक्विटी में स्टैंड अलोन 26% नहीं है तो नहीं माना जाएगा। इक्विटी होल्डिंग स्टैंड अलोन 26% और उससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 26% होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो फॉरेन कंपनी को, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडियन कंपनी शुड होल्ड 26% और मोर देन 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी। तो लिखा गया है द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडियन कंपनी इंक्लूड्स एन इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटर और पेड बाय ए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, द इनकम टैक्स पेएबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ the amount of income tax calculated on the income by way of such dividend at the rate of 15%। तो 15% रेट पे टैक्स इंपोज हो जाएगा वो डिविडेंड इनकम के ऊपर। मतलब डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम बन गया, क्योंकि स्पेशल इनकम किसको बोला जाता है? जो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 115 बीबीडी टैक्स रेट इंपोज किया, इसीलिए वो डिविडेंड इनकम को, जो डिविडेंड स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास फ्लो होकर आ रहा है, उसको स्पेशल इनकम माना जा रहा है। अच्छा, बाकी इनकम के ऊपर तो नॉर्मली जैसा इनकम टैक्स का बाकी प्रोविजन और फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन का हिसाब से टैक्स लगता है वही लगेगा। तो लिखा हुआ है बी में द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स व्हिच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज टोटल इनकम बीन रिड्यूस्ड बाय द अफोर्सेड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। मतलब रिमेनिंग टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का बाकी प्रोविजन का हिसाब से एंड फाइनेंस एक्ट का रेट का हिसाब से टैक्स इंपोज हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं बी। क्लियर? इसको लेकर हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ए को लेकर है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या बता रहे हैं? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 ओवरराइड कर रहा है पूरा इनकम टैक्स को। सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 ओवरराइड कर रहा है पूरा इनकम टैक्स का प्रोविजन को। बता रहे इनकम टैक्स का बाकी प्रोविजन में 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 को छोड़ के बाकी प्रोविजन में जो भी कुछ लिखा गया है उसके साथ अगर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 का कंट्राडिक्शन होता है तो कौन जीतेगा? सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 जीतेगा। मतलब हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 क्या बता रहे हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट नो डिडक्शन in respect of any expenditure or allowance shall be allowed to the SSC under the provision of this act in computing its income by way of dividend referred to in subsection 1। तो सेक्शन नंबर 57 जो होता है वो डिविडेंड इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेस करने का प्रोविजन अलाउ करता है। सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 बोल रहा है ये पर्टिकुलर डिविडेंड के ऊपर, कौन सा डिविडेंड? जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास फ्लो कर आ रहा है उससे कोई भी डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया। सेक्शन 57 बोल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% द टोटल डिविडेंड अलाउ किया जाता है, और सेक्शन 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास जो डिविडेंड आ रहा है उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर और अलाउंस अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 के साथ सेक्शन नंबर 57 का। कॉन्ट्राडिक्शन में कौन जीतेगा? सेक्शन नंबर 115 बीबीडी सबसेक्शन 2 जीतेगा, बिकॉज सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है नॉटविथस्टैंडिंग से, मतलब इसके पास ओवरराइटिंग पावर है। बात क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर 115 बीबीडी 2, सेक्शन नंबर 115 बीबीडी सबसेक्शन 2 के पास ज्यादा पावर है। तो ये कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 115 बीबीडी। नेक्स्ट हम लोग और एक सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर 80M। सेक्शन नंबर 80M रिपील हो चुका था, सेक्शन नंबर 80M को रिवाइव किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा फिर से इंसर्ट किया गया है सेक्शन नंबर 80M को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए 80M को स्टडी करते हैं। वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, तो ये डोमेस्टिक कंपनी वाला एसएससी को लेकर बात कर रहे हैं। क्लियर? कौन सा एसएससी? डोमेस्टिक कंपनी वाला एसएससी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है,
बट अदर देन इंडियन कंपनी को भी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा अगर अदर देन इंडियन कंपनी अपना वो इनकम जो चार्जेबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो इनकम से डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बनाता है तो वो पर्टिकुलर अदर देन इंडियन कंपनी को भी माना जाएगा डोमेस्टिक कंपनी। तो यहाँ पे लिखा गया अगर डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड तो डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम शामिल है। ऐसे केस में सेक्शन 80 में अप्लाई हो सकता है। फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड कहां से मिला है? दूसरा कोई डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, नहीं तो फॉरेन कंपनी से मिला है, नहीं तो बिजनेस ट्रस्ट से मिला है। तो एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम में डिविडेंड है और वो डिविडेंड कहां से उसको मिला है? इधर तो अदर डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, नहीं तो फॉरेन कंपनी से मिला है, नहीं तो बिजनेस ट्रस्ट से मिला है। तो क्या होगा? There shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed in computing the total income of such domestic company a deduction, बहुत important है, of an amount equal to so much of the amount of income by way of dividends received from such other domestic company or foreign company or business trust as does not exceed the amount of dividend distributed by it on or before the due date। मतलब क्या है? देखो, मानो कि देयर इज ए कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड नाम का एक डोमेस्टिक कंपनी एग्जिस्ट करता है एंड बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इज ऑल्सो ए डोमेस्टिक कंपनी। ए लिमिटेड इज ऑल्सो ए डोमेस्टिक कंपनी। बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड तो बी लिमिटेड हैज बिकम मेंबर ऑफ ए लिमिटेड। जैसे ए लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट और पे करेंगे बी लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट डिविडेंड। तो ए लिमिटेड में पैसा निवेश किया है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड। अभी ए लिमिटेड जाके डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे किया है। आउट ऑफ दैट डिविडेंड बी लिमिटेड हैज गॉट, मानो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है। 100 करोड़ डिविडेंड रिसीव किया है। 100 करोड़ का डिविडेंड और रिसीव किया है। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड से 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है। अभी बी लिमिटेड आगे जाकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। बी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट करे 250 करोड़ का डिविडेंड अपना शेयर होल्डर को। बी लिमिटेड 250 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना शेयर होल्डर को। अभी बी लिमिटेड जब अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, बी लिमिटेड अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो जीटीआई कैलकुलेट करेंगे। जीटीआई से डिडक्शन क्लेम करते हैं। बी लिमिटेड जीटीआई कैलकुलेट करेंगे, फिर जीटीआई से डिडक्शन क्लेम करेंगे चैप्टर 6A के अंडर। चैप्टर 6A के अंडर जितना सारा डिडक्शन अवेलेबल होते थे अप टू पीवीएस 1920 डोमेस्टिक कंपनी को, वो सारा डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी को अवेलेबल रहेगा आफ्टर पीवीएस 1920 ऑल्सो। बट डोमेस्टिक कंपनी को एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा पीवीएस 2021 ऑनवर्ड रिगार्डिंग इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। मेरा वाला उदाहरण से अगर 80M का डिडक्शन समझने का कोशिश करोगे, 80M भी चैप्टर 6A के अंडर फॉल करता है, तो 80M का डिडक्शन अगर मेरा वाला उदाहरण से समझने का कोशिश करोगे, मेरा वाला उदाहरण में बी लिमिटेड नाम का एक डोमेस्टिक कंपनी ने ए लिमिटेड नाम का अनदर डोमेस्टिक कंपनी से 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है। अभी बी लिमिटेड आगे जाकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना शेयर होल्डर को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का अमाउंट अगर जितना अमाउंट रिसीव किया था डोमेस्टिक कंपनी मिनिमम उतना होता है और उससे ज्यादा होता है, तो जितना अमाउंट रिसीव किया है उतना का डिडक्शन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम और डोमेस्टिक कंपनी को। बात यहाँ क्लियर होगी। And B Limited has received a dividend amount of rupees 100 crore from A Limited। तो B Limited के हाथ में वो 100 करोड़ इनकम बन चुका है। B Limited के हाथ में वो 100 करोड़ इनकम बन चुका है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और B Limited is liable to pay tax on that rupees 100 करोड़। तो B Limited अगर वो 100 करोड़ के ऊपर टैक्स का अमाउंट बचाना चाहते तो उनको एक काम करना पड़ेगा, B Limited को मिनिमम वो 100 करोड़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डर को। अगर मिनिमम 100 करोड़ का डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना शेयर होल्डर को, तो 100 करोड़ का डिडक्शन वो क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80M एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम जीटीआई। बात यहां समझ में आ गया। तो पहले डिविडेंड उनके लिए इनकम बन चुका था, बाद में सेक्शन 80M के अंडर, सेक्शन नंबर 80M के अंडर वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा तो नलीफाई हो जाएगा वो 100 करोड़ का इफेक्ट। बात यहां तक क्लियर है।
तो जितना का डिविडेंड मिला मिनिमम उतना का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ का डिविडेंड मिला और 250 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो 100 करोड़ से ज्यादा ही किया, इसलिए 100 करोड़ का डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। बट 100 करोड़ का डिविडेंड मिला और 80 करोड़ का डिविडेंड अपना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया बी लिमिटेड, ऐसे केस में 80 करोड़ का ही डिडक्शन अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन 80M टू बी लिमिटेड। बात यहाँ क्लियर। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है, और ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, किसके ऊपर ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है? डिडक्शन पाने के लिए कौन एंटाइटल्ड है? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के ऊपर ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। बी लिमिटेड को अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बी लिमिटेड जितना का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उतना का डिविडेंड तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए ड्यू डेट तक। और ड्यू डेट का मतलब क्या है? ड्यू डेट का मतलब है रिटर्न फाइल करने का जो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल, उसके एक महीना पहले तक डेट को माना जाता है ड्यू डेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। अच्छा, एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इधर तो होगा 31 अक्टूबर और नहीं तो होगा 30 नवंबर। 30 नवंबर तब होता है जब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बुक्स में अपीयर करता है, नहीं तो 31 अक्टूबर होता है। तो 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। अगर 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो 30 सितंबर तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बात यहां समझ में आ रहा है? रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है उसके एक महीना पहले तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर मान लो पीबीएस ईयर 2021 को लेकर बात कर रहे हैं, पीबीएस ईयर 2021 का डिविडेंड को लेकर बात कर रहे हैं, तो पीबीएस ईयर 2021 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या हो सकता है एक डोमेस्टिक कंपनी के? इधर तो होगा 31 अक्टूबर 2021, नहीं तो होगा 30 नवंबर 2021। अगर 31 अक्टूबर 2021 है तो 30 सितंबर 2021 तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बी लिमिटेड को। बात यहां क्लियर है? तो ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के रेस्पेक्ट में डिडक्शन है। देखिए एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है ड्यू डेट के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन ड्यू डेट मींस डेट 1 मंथ प्रायर टू द डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेबल ड्यू डेट स्पेसिफाई किया गया है रिटर्न फाइल करने का, उस डेट से एक महीना पहले तक डेट को माना जाएगा ड्यू डेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 80M। और सबसेक्शन 2 क्या बता रहे थे? सबसेक्शन 2 बता रहे थे वेयर एनी रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड under subsection 1 in any previous year, no deduction shall be allowed in respect of such amount in any other previous year। तो एक पर्टिकुलर previous year में आपने 80M का डिडक्शन एक पर्टिकुलर डिविडेंड के रेस्पेक्ट में क्लेम कर लिया, तो वही सेम डिविडेंड के रेस्पेक्ट में दूसरा कोई previous year में अगेन डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट हम आपको बताएंगे रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 80M। और वो स्पेशल पॉइंट क्या है? बी लिमिटेड नाम का जो डोमेस्टिक कंपनी है, मान लीजिए दैट डोमेस्टिक कंपनी हैज इन्वेस्टेड, बी लिमिटेड नाम का जो डोमेस्टिक कंपनी है, दैट डोमेस्टिक कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड ए कंपनी मे बी अनदर डोमेस्टिक कंपनी, मे बी ए फॉरेन कंपनी, ए मे बी ए बिजनेस ट्रस्ट। बट यहाँ पे हम बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लागू नहीं करेंगे क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स को लेकर डिस्कस करें। बी लिमिटेड ए का इक्विटी शेयर्स में पैसा निवेश किया। बिजनेस ट्रस्ट का जनरली यूनिट होता है लाइक म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस ट्रस्ट को छोड़ के बाकी दोनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ए जो है, ए मे बी अनदर डोमेस्टिक कंपनी, मे बी ए फॉरेन कंपनी एंड ए कंपनी का इक्विटी शेयर्स में पैसा निवेश किया बी लिमिटेड नाम का डोमेस्टिक कंपनी। तो ए कंपनी जैसी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, बी लिमिटेड इज एंटाइटल टू गेट दैट डिविडेंड। मान लीजिए ए ने डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे किया है, बी को वो डिविडेंड मिल गया, क्लियर? तो बी को अगर वो डिविडेंड मिल गया है, वो डिविडेंड तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। अभी बी को जाके आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना शेयर होल्डर को। अपना शेयर होल्डर इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, मतलब मिला है इक्विटी डिविडेंड बट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड विद इन ड्यू डेट, तो 80M का डिडक्शन मिलेगा। मिला है प्रेफरेंस डिविडेंड बट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इक्विटी डिविडेंड विद इन ड्यू डेट, तो सेक्शन 80M का डिडक्शन अलाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड शब्द लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है इक्विटी डिविडेंड की प्रेफरेंस डिविडेंड। बात याद रहेगा। तो डिविडेंड में भी ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड में भी ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विटी डिविडेंड मिलने में, मतलब इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलने में इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डर्स को, ऐसा बात नहीं है। मिला है हो सकता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, बट आगे जाके वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हो सकता है मिला है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ गया? सेक्शन 80M हर एक केस में अलाउ हो जाएगा, बट विद इन ड्यू डेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए डिविडेंड का अमाउंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड।
देखो टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट को क्यों लागू किया गया था, टीडीएस का कॉन्सेप्ट लागू करने में गवर्नमेंट को कौन सा सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ये सारा बात पता करने के लिए आपको तो टीडीएस का जो मेन क्लासेस है वो मेन क्लासेस का फर्स्ट क्लास को वॉच करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग टीडीएस ओवरऑल डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन डिविडेंड को लेकर। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन टीडीएस ऑन डिविडेंड। सेक्शन नंबर 194, आइए सेक्शन नंबर 194 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 194 में लिखा हुआ है, फर्स्ट आ रहा है द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी। आपके माइंड में आ सकता है सर प्रिंसिपल ऑफिसर होता क्या है। सुनिए, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 35 जो होता है ना, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक बॉडी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एओपी, बीओआई। तो केवल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन नहीं किया गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी, कंपनी, एओपी, बीओआई। अच्छा, उसमें लिखा गया है कि प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब होता है मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एजेंट, ये सब प्रिंसिपल ऑफिसर है। फिर लिखा गया है अगर जो पर्सन कनेक्टेड है विद द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और जिनको असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व किया है और नोटिस में अपना इंटेंशन बताया कि वो बंदा को असेसिंग ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रीट करना चाहते हैं, तो बंदा प्रिंसिपल ऑफिसर बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बता रहे प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक बॉडी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओपी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीओआई। सुन के रख दो, जस्ट इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, सुन के रख दो, जितना याद रहेगा उतना ही अच्छा है। अगेन आई एम सेइंग प्रिंसिपल ऑफिसर का डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी ओनली। प्रिंसिपल ऑफिसर का डेफिनेशन को ड्राफ्ट किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी एज वेल एज लोकल अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी, एओपी, बीओआई। और डेफिनेशन में क्या लिखा गया, डेफिनेशन में लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब होता है मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एजेंट ऑफ कंपनी, पब्लिक बॉडी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई। और भी लिखा गया, और लिखा गया है कोई एक पर्सन जो कनेक्टेड है विद द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, पब्लिक बॉडी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, वो पर्सन को अगर असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व किया और नोटिस में लिखा है कि वो पर्सन को असेसिंग ऑफिसर ट्रीट करना चाहते हैं एज प्रिंसिपल ऑफिसर, तो बंदा भी प्रिंसिपल ऑफिसर बन जाएंगे। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते, क्या लिखा गया, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी और ए कंपनी which has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend including preference dividend within India। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट टू लाइन डोमेस्टिक कंपनी को लेकर बात कर रहे हैं। इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन में आता ही, तो पहले लिखा गया प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी, सेकंड में लिखा गया ऐसा कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई भी कंपनी जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट इंडिया में बनाया है, वो कंपनी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 194। इसका मतलब सेक्शन नंबर 194 डोमेस्टिक कंपनी को लेकर बात कर रहे हैं। क्या लिखा गया, सेल बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट टू ए शेयर होल्डर हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो रेसिडेंट इन इंडिया वाला शेयर होल्डर को डोमेस्टिक कंपनी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टीडीएस काटेगा ऑन सच डिविडेंड। कहां लिखा है ये सारा बात, देखिए लिखा है डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। 10% वर्ड में लिखा गया है, इसको नंबर में लिखोगे, जहां फिगर वर्ड में लिखा रहेगा नंबर में लिखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे थे, बात कर रहे थे अगर इंडियन कंपनी होगा तो टीडीएस काटने का जिम्मेदारी डिविडेंड के ऊपर प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जा रहे हैं। इंडियन कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी जा रहा है टीडीएस काटने का ऑन डिविडेंड। बट अगर ऐसा कोई कंपनी जो कंपनी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बनाया है, वो कंपनी के ऊपर ही जिम्मेदारी दिया जा रहा है टीडीएस काटने का, तो दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी अपना डिविडेंड पेमेंट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बिफोर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टीडीएस काटेगा। टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा, टीडीएस काट के ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिविडेंड। किसको, रेसिडेंट शेयर होल्डर को। कितना रेट पे काटेगा, 10% रेट पे काटेगा। तो नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को पेमेंट करने के टाइम में सेक्शन नंबर 194 लागू नहीं हो रहा है, सेक्शन नंबर 194 लागू हो रहा है केवल रेसिडेंट शेयर होल्डर को पे करने के टाइम में। बात याद रहेगा।
तो यहाँ पे आपको जिस्ट बनाने में मदद कर रहे हैं हम। क्या जिस्ट बना हो गया? इंडियन कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर, इंडियन कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर। दूसरा, कोई भी कंपनी जो कंपनी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बनाया है, वो कंपनी खुद बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अमाउंट के ऊपर 10% रेट पे टीडीएस काटेगा जब वो डिविडेंड रेसिडेंट शेयर होल्डर के पास जा रहा है। बात क्लियर? तो रेसिडेंट शेयर होल्डर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या? एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को स्टडी करो। नो सच डिडक्शन शैल बी मेड इन केस ऑफ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल। तो अगर रेसिडेंट शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बट इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ द डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश मोड को छोड़ के बाकी मोड में, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू इंडिविजुअल शेयर होल्डर को जो रेसिडेंट इन इंडिया है उसको अगर डिविडेंड पे और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो टीडीएस काटने का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। और एक कंडीशन है, केवल इंडिविजुअल होने में नहीं चलेगा। और एक कंडीशन है, क्या लिखा गया? एंड मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशन है। तो ए एंड बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड, और ऐसा केस में भी द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर डज नॉट एक्सीड 5000 रुपीज। तो क्या बात कर रहे हैं? अगर कंपनी इंडिविजुअल रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट शेयर होल्डर को कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड 5000 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है, अप टू 5000 है, तो कंपनी टीडीएस नहीं काटेगा। फिर बता रहे, अगर कंपनी कोई एक इंडिविजुअल रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड पे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट का क्यूमुलेटिव अमाउंट अगर 5000 क्रॉस नहीं कर रहे तो टीडीएस नहीं काटेगा कंपनी। याद रहेगा? यहाँ पे इंडिविजुअल को लेकर बात हो रहा है, यहाँ पे एचयूएफ नहीं है। एचयूएफ के केस में टीडीएस काटा जाएगा, 5000 तक होने में भी काटा जाएगा और रेसिडेंट होने में भी काटा जाएगा। बात याद रहेगा? तो यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिडेंट शेयर होल्डर के बारे में बात किया जा रहा है, उसको एक्सेप्शन दिया गया है, एचयूएफ को एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। स्टूडेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठा लेता है एचयूएफ, यहाँ पे एचयूएफ नहीं लिखा गया, केवल इंडिविजुअल लिखा गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और एक एक्सेप्शन दिया जा रहा है, that the provision of this section shall not apply to such income credited or paid to life insurance corporation को, और नहीं तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, नहीं तो एनी अदर इंश्योरर को। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज होता है वो शेड्यूल के अनुसार होता है। इनकम टैक्स में शेड्यूल के अनुसार होता है, वो आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी का टैक्सेशन का सिस्टम अलग है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब डिविडेंड पे किया जा रहा है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग टैक्सेशन का सिस्टम है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कोई एक डोमेस्टिक कंपनी का शेयर होल्डर है, तो डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। उस टाइम में डोमेस्टिक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे करने के टाइम में टीडीएस नहीं काटेगा, मतलब सेक्शन नंबर 194 लागू नहीं होगा। बात याद रहेगा? नाउ अगर हम आपसे पूछेंगे कि सेक्शन नंबर 194 का समरी क्या बन रहा है, आप क्या बताओगे? अब बताओगे सर सेक्शन नंबर 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड के बारे में बात करता है, और टीडीएस ऑन डिविडेंड बाय डोमेस्टिक कंपनी, मतलब यहाँ पे इंडियन कंपनी कवर होता है और एनी अदर कंपनी भी कवर होता है जो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बनाता है। तो इंडियन कंपनी के केस में इंडियन कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर के ऊपर डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटने का जिम्मेदारी इंपोज किया गया बाय सेक्शन नंबर 194। और एनी अदर कंपनी के केस में एनी अदर कंपनी जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट इंडिया में बनाया है, उस कंपनी के ऊपर ही जिम्मेदारी है डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटने का। तो एक साथ ये दोनों को हम बता रहे, इंडियन कंपनी या एनी अदर कंपनी, दोनों को एक साथ बता रहे डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी जब रेसिडेंट इन इंडिया वाला शेयर होल्डर को डिविडेंड पे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टीडीएस काटेगा 10% रेट पे। बट अगर डोमेस्टिक कंपनी रेसिडेंट इन इंडिविजुअल वाला शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे हैं एंड एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी से जाने वाला डिविडेंड वो पर्टिकुलर रेसिडेंट इन इंडिया इंडिविजुअल वाला शेयर होल्डर को 5000 क्रॉस ना करता है, तो वो पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी वो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया वाला शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे करने के टाइम में टीडीएस नहीं काटेगा। बात यहाँ क्लियर होगी? नेक्स्ट, अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे इंश्योरेंस कंपनी को, एलआईसी हो सकता है, जीआईसी हो सकता है और दूसरा कोई इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे कर रहे तो टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का इनकम टैक्स का सिस्टम अलग होता है जो इनकम टैक्स का शेड्यूल के अनुसार फॉलो होता है। तो इसीलिए
उसको हम लोग अलग से टैकल करेंगे, यहाँ पर टीडीएस नहीं काटेंगे। बात यहाँ क्लियर आएगा।